हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि ताऊ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। ऊपर से जब वो देखता है कि शाओजू तो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही है, अब तो फिर वो उसे भी कहने लगा था कि देखो मेरे लिए भी कॉफ़ी बना के लाओ। अब ये सब देख के यहाँ पे ये तो उसे कहता है कि देखो मैं उसका बॉस हूँ और वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट, इसलिए उसे मेरा काम तो करना बनता ही है ना। वेल तुम किस हक से ये बात कह रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ना बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो के ना ये बात तय की थी कि जब तुम दोनों बड़े हो गए तो हम तुम लोगों की शादी कर देंगे। रात को इसने ना इन दोनों की सारी बातें सुन जो ली थी। ये भी जानता था कि शाओजो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जैसे इसके हाथों उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है ना, वेल ये सब देख के शुई शुई तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। अब ये साहब जल्दी से फिर यहाँ पे शाओजो को अपने साथ आज के दिन डेट पे ही चलने को बोलने लगे थे, बट ये मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम दोनों ने जाना है ना तो मैं भी साथ ही चलूँगा। वेल यहाँ पे शुई शुई तो जल्दी से रेडी होकर ना ऑफिस से चली जाती है कि तुम लोग अपना काम संभाल लो, मैं तो चली। अब इन दोनों के साथ साथ शाओयान भी जा ही रहा होता है। अब ये गाड़ी भी यहाँ पे फिर ताओ की ही होती है। रास्ते में इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वेल बाद में ये साहब तो इतने ज़्यादा कंजूस होते हैं कि थोड़ा सा फाइन भी इससे भरा ही नहीं जा रहा होता। यहाँ पे शाओयान अपनी असिस्टेंट से कह के वो सारे पैसे पे कर देता है। अब तीनों अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँच आए थे। खामखा में ही ये उसे अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, बट वो तो इसे कोई भाव ही नहीं देती। अब यहाँ पे शाओयान तो इनके बीच कबाब की हड्डी बनने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देता। इस बात से ताऊ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी ये लोग यहाँ पे खड़े ही होते हैं कि तभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके पास आके यही कहने लगते हैं कि क्या आप मेरी वीडियो बना देंगे। ये सब देख के ताऊ तो बहुत जेलस फील करता है कि इसे क्यों कह रहे हैं। वो जल्दी से उनसे कैमरा ले लेता है कि आप लोग चलो मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये बना रहा होता है ना, तब अचानक ही ना शाओजू को एक शरारत सूझती है। वो इसे यही कहने लगी थी कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्ट्रेंजर ना तो आदमी को क्लिफ से नीचे ही गिराने की कोशिश कर रहा है। शाओजू को तो पता होता है ना कि इसे किस चीज़ से डर लगता है और किससे नहीं, इसलिए यहाँ पे इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऊपर से जैसे ही इसके हाथ में नाइफ देखते हैं ना तो तब ये यही समझने लगा था कि शायद कहीं ये मेरा मर्डर ही ना कर दे, इसलिए अब तो इसकी दौड़ें स्टार्ट होती हैं कि तुम लोग बैठो यहाँ पे, मैं तो चला। वेल अब उसके जाते ही ये दोनों एक प्लेस पे बैठते हैं। अब यहाँ पे एक बेल को देख के ना इसे अपनी एक्स की याद आने लगी थी। वेल एक्स तो नहीं थी, वो इसे काफ़ी पसंद तो करती थी, बट बाद में इसने खुद ही उससे अपने सारे राब्ते ख़त्म कर लिए। अब यहाँ पे इसे खोया खोया सा देख के शाओजू तो समझ जाती है कि ज़रूर तुम अपनी एक्स को याद कर रहे होगे, मुझे मम्मी ने सारी बात का बता दिया था। वैसे भी अगर तुम उसे इतना याद कर रहे हो तो क्यों ना उससे बात कर लो। ये उसे कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं कौन सा नॉर्मल इंसान हूँ। अब जब उसे पता चलना है कि रात के वक्त मैं पिग बन जाता हूँ तब क्या होना है, उसने मुझे रिजेक्ट ही कर देना है ना। वैसे भी मेरी लाइफ भी कोई लाइफ है। यहाँ पे बेचारा काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो गया था। उसे इतना सैड देख के शाओ तो फिर उसे तसल्ली देने लगती है और ये भी कहने लगी थी कि तुम ना टेंशन मत लो, मुझे इतना पता है कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बेस्ट पार्टनर ज़रूर मिलेगा जो कि तुम्हें ऐसे ही पसंद करेगा जैसे कि तुम हो। वेल वो सारी बातें तो दूर रह गई। अब यहाँ पे इसे अचानक याद आता है कि ओह नो, हम तो ताऊ की गाड़ी में ही आए थे ना, वो तो लेके चला गया, अब हम क्या करेंगे। वेल दोनों चलते चलते ना काफ़ी दूर तक पहुंच आए थे, इन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। फिर फाइनली थक हार के एक जगह पे बैठ जाते हैं। ये उसे कहती है कि देखो अब तो शाम होने वाली है, तुम आके मेरे लैप पे बैठ जाओ, अब जल्दी से पिक भी बन जाओगे। वेल वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही जैसे उठता है ना तभी फ़ौरन से वो पिग ही बन गया था। अब ये उसे लेके फाइनली अपने घर ही पहुँच आई होती है। अब नेक्स्ट हमें उसका ही ड्रीम का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये तो एक पिग को ही मारने की कोशिश कर रहा था। वेल तभी अचानक वो पिग कहते हैं कि देखो मुझे छोड़ दो और हाँ मेरी फैमिली को भी तुम बचा सकते हो, अगर तुमने बचा लिया ना देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इवन कि यहाँ पे उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाने लगता है और यहाँ पे उसे गिफ्ट भी देता है जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ही शाओजू की आँख खुल जाती है। एक्चुअली में ये शाओयान का नहीं बल्कि इसी का ही ड्रीम था। अगले ही दिन ये दोनों फिर एक मीटिंग में जाने लगते हैं। इसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस देख के ये तो सरप्राइज रह जाती है। वेल अब फिर जैसे मीटिंग में जाते हैं ना तभी यहाँ पे इनकी मुलाकात हॉ से हो जाती है जिसे कि पास्ट में ये पसंद करता था। वेल जैसे अब इनकी मीटिंग ख़त्म होती है तो हॉ इसे रोक के यही कहने लगी थी कि देखो इतना अरसा हो गया तुमने मुझसे कोई बात
बात ही नहीं की है, कहीं मुझे भुला तो नहीं गया। वेल अब इन दोनों की बातें सुन के इसे तो अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर ये वही लड़की है जिसे कि ये बहुत मिस भी किया करता है। वेल ये उसकी बातों को ना थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, यही कहने लगा था कि जब मैं फ्री होऊंगा ना तो तुमसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। वेल वो तो अब फिर वहाँ से चली जाती है। वापसी पे ये तो फिर से ही सैड होके रह गया था और यहाँ पे इसे यही पूछने लगता है कि आखिर तुमने क्या सोच के मेरी कंपनी ज्वाइन की थी। और ये भी कहने लगता है कि अगर मेरी ऐसी हालत रही ना जो कि मैं रात के वक्त पिग बन जाता हूँ, पता नहीं फिर क्या बनेगा। मुझे तो लगता है कि हमारी कंपनी ना बैंकक्रप्ट होकर ही रह जाएगी। पहले उसे कहती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहने लगी थी कि मैंने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, तो मैं अपने पास वाले घर में ही देखा करती थी कि वो लोग अपने घर में बहुत सारी लाइटनिंग करके ना जो खुश हुआ करते थे ना, इसलिए फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर मैं वही कंपनी ज्वाइन करूँगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह बनाएंगे। अब ये घरों में जैसे ही रोशनी जाती है सब लोग कितना खुश हो जाते हैं, हम लोग खुशियाँ ही तो बांटते हैं ना। वेल अब बहुत सोच समझ के ना यहाँ पे इसे किस भी कर लेती है। ये तो एकदम शॉक ही रह गया था और फिर उससे पूछने लगता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, वैसे भी पहले तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। वो अब यही कहने लगती है कि देखो मैंने ना ये सब इसलिए किया है कि देखो हो सकता है कि मेरी किसकी वजह से तुम कम्प्लीटली ठीक हो जाओ। यही सब कुछ तो इसकी मम्मी ने इसे कहा था, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो ठीक ही नहीं होता। एक्चुअली में ये ट्रू लव किस थोड़ी ना होती है। अब से फिर दोनों ने डेट करने का ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हमने एक दूसरे से लव करना है ना तो तब उससे पहले हमें रिलेशनशिप में तो आना ही होगा। अब यहाँ पे शाओ जैन भी डेटिंग के हवाले से वीडियोस वगैरह देखता है। ये भी फिर काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही होती है कि आखिर मैंने अपने बॉस से फ्लर्ट कैसे करना है। ये देख के शुई शुई हैरान कि तुम्हें क्या हो गया, उसे कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये दोनों ही डेट पे पहुंच आए होते हैं। वेल वो तो इसकी तारीफ़ करने की कोशिश करने लगता है, इवन के जेंटलमैन बनने के चक्कर में ना इसकी थोड़ी सी इंसल्ट कर देता है। ये देख के ये बेचारी तो एकदम हैरान होकर ही रह जाती है। फिर यही सोचती है कि देखो अगर हम दोनों ने पार्टनर बनना है ना तो इसलिए हमें ना एक दूसरे से सीक्रेट भी शेयर करने पड़ेंगे। वो इसलिए इसे कह देती है कि जो मीटिंग में आपने मेरी इंसल्ट की थी ना, उसके बाद मैंने ना डाइटिंग पिल्स आपकी कॉफ़ी में डाल दी थी, तभी तो आपका पेट ख़राब हो गया था। ये एक सीक्रेट था, सो इसलिए मैंने फिर पहले आपको नहीं बताया, बट अब आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सुन के अब यहाँ पे शाओ जैन का गुस्से के मारे बुरा हाल। वह दोनों तो अब यहाँ पे बात बनाने के चक्कर में ना एक दूसरे की बात बिगाड़ ही रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इसे ऑफिस में बैठे दिखाया जाता है। ये तो यही कहने लगी थी कि अब अगर जब बॉस मेरे क्लोज आने की कोशिश करेंगे ना तो तब फिर मैं उन्हें इग्नोर ही कर दूंगी। इस तरह उन्हें ना मेरा ये एटीट्यूड बहुत ही पसंद आएगा। अब ये सब सोचने के बाद जैसे ही वो शाओ जैन के ऑफिस में जाती है, वहाँ पे इसने कोई भी काम करने से मना कर दिया था। वो तो फिर इसे डांट के ना अपने ऑफिस से बाहर ही निकाल देता है। अब ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा स्टाफ भी देख चुका था। ऐसे भी ये कोई खास बात नहीं थी, बाकी सबको भी ऐसे ही बॉस से काफ़ी सारी डांटें तो पड़ती ही रहती थी। रात के वक्त इसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना डिनर का अरेंज किया था, उसका वार्म वेलकम भी करती है और ये भी कहने लगी थी कि क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तारीफ़ें करती है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इंडिपेंडेंट हो और साथ ही साथ काइंड भी हो। वेल अब यहाँ पे फिर उससे कहने लगती है कि अब मैंने तो आपकी तारीफ़ें कर दी, अब आपकी बारी है। वो भी यहाँ पे इसे कहता है कि हाँ तुम भी काइंड तो बहुत हो, लेकिन इसकी तारीफ़ नहीं करता। यही कहने लगा था कि पहले की निस्बत ना आज तुम अच्छे से रेडी हुई हो, आज ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, आज ही ज़्यादा यंग लग रही हो। ये सुन के ये हैरान होती है कि इसका मतलब पहले मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। ये सब सुन के इसका मूड तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होकर रह गया था। वेल अब इससे पहले कि उससे कोई भी बात करती वो तो यहाँ पे पिगी बन जाता है। अब नेक्स्ट फिर से हमें शाओजू के सपने का ही सीन दिखाया जाता है। अब की बार तो सपने में ही अपनी शादी शाओ जैन से ही होते देखती है और फिर इसी के साथ ही इसकी तो आँख ही खुल गई थी। अब आज का दिन तो इनका बहुत ही बैड होता है। अब यहाँ पे इनका वॉशरूम काफ़ी ख़राब हो गया था। अब दोनों को ऑफिस में ही आके ना ऑफिस वाला वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ता है। दोनों बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान तो थी कि अब हम क्या करें, हमारा इतना बजट ही नहीं है कि हम कोई और हाउस बाय कर सकते हैं। बाद में शाओयान को पता चलता है कि इसके एम्प्लॉयज़ ना मिस्टर वांग से रब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो तो इनके किसी हथों ही नहीं चढ़ रहे। अब फाइनली इसने ही उनसे मिलने का डिसाइड कर लिया था। टाइमिंग तो इसने शाम की रखी होती है, लेकिन इसने ये कह लिया था कि चलो ठीक है शाम के 7 बजे से पहले पहले ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब
नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे मिस्टर वांग के साथ मीटिंग में ही दिखाया जाता है। अब बातों ही बातों में इसने तो उन्हें कह दिया था कि क्या आप लोग हमारा लोन इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। वो तो इसके किसी भाव में ही नहीं आने वाले थे। अब ये चुपके से वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती है कि एक और मिस्टर भी ना हमें लोन देने के लिए तैयार है और वो भी कम इंटरेस्ट पे। वेल ये कहता है कि नहीं मिस्टर वांग हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए हमें इनके अलावा कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। वेल तभी 7 बज जाते हैं। ये तो फ़ौरन से उठ के वहाँ से चला गया था। अब जब ये पीक बन जाता है ना तो यहाँ पे ये उसे संभालती है और थोड़ी देर के बाद मिस्टर वांग के पास आके ना उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी थी और साथ ही साथ अपनी फाइल्स वगैरह भी उन्हें दे देती है कि देखें आपको हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए ना। अब ये सब देखने के बाद भी वो नहीं मानते तो तभी से एक आइडिया आता है। पहले तो जाके अपने पिगी बॉस को ना छुपा देती है, उसके बाद पानी में ही उनके कपड़े फेंक के यही शोर मचा देती है कि ओह नो बॉस ने तो यहाँ पे छलांग लगा दी है। बेचारी इवन के यहाँ पे इमोशनल होने का नाटक भी करने लगी थी कि वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, यही चाह रहे थे कि काश उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, बट ऐसा ना हो पाया। अब ये सारा सीन देख के मिस्टर वांग तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो तो यही समझ रहा था कि शायद वाकई ही में पर यहाँ पे शाओ यान ने ना खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो तो ऊंचा ऊंचा रो के यही कहने लगता है कि देखो शाओ यान तुम वापस आ जाओ, मैं ना लोन इंटरेस्ट कम करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तुम जो कहोगे ना मैं वही करूँगा। अब ये सब उनकी बातें यहाँ पे इसने तो रिकॉर्ड ही कर ली थी। नेक्स्ट हमें फिर इसे घर पे ही दिखाया जाता है। रात को काम करते करते ये तो वहीं पे ही सो गया था। अब फिर इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के वो भी पास लेट जाती है। फिर हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। इसने वो वाली रिकॉर्डिंग मिस्टर वांग को सुना दी थी। यही कहते हैं कि देखें अब तो आपके सामने फिर शाओ यान बैठा है ना, इसलिए आपने जो भी कहा था वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि इसका मतलब वो तुम दोनों की ही कोई चाल थी। मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, वो तो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान ही गया था। अब फिर ऑफिस में ये दोनों गॉसिप्स कर रही होती हैं। अब जैसे ही सुशी को पता चलता है कि इसने ना अपने बॉस को किस की थी, वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। और यहाँ पे ये तो सारे एम्प्लॉयज़ को ना आज दोपहर के वक्त का ऑफ दे देता है। वेल इन दोनों को अपने साथ ही चलने को बोलने लगा था। अब जैसे ही घर पे आते हैं तो उसे पता था कि आज ना इनका वॉशरूम ख़राब हो गया। वैसे भी इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर बाय कर सके, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों के लिए ना मैं खुद ही कोई घर तलाश करता हूँ। वेल ये सब देख के सुई हैरान कि आप हमारी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। तो ये यही कहता है कि देखो तुम लोग मेरे अंडर ही काम करती हो ना, इसलिए तुम लोगों का ख्याल रखना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये सुई को लेके ना अपने घर ही पहुंच आया था। उसे बताता है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स अक्सर छुट्टियां गुजारने के लिए आया करते हैं। वेल वैसे तो मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, अगर तुम चाहो तो इधर रह सकती हो, हम दोनों एक ही रूम में स्टे कर लेंगे। ये सुन के यहाँ पे सुई तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वेल तभी अचानक ही जैसे ये उसके क्लोज आने की कोशिश करता है ना, दोनों ही फिसल के बेड के ऊपर ही गिर गए थे। अब इसके इतने ज़्यादा क्लोज आने पे यहाँ पे शाओ यान की तो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।